जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 7 पर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से पढ़ते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह का पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे? और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? इन सारी चीज़ों को हम लोग, इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 ईस्वी के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। 1830 के दशक में आए थे स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक, जिनका नाम था विलियम एडम। इन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का 1830 के दशक के दौर में दौरा किया था और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा इनको सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प थी। यहाँ पे एक ग्रामीण पाठशाला का भी चित्र दिखाया गया है। एक ग्रामीण पाठशाला है। यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। एडम स्मिथ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा यानी 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र से, जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। 1 लाख से अधिक तो पाठशालाएं थी बंगाल और बिहार में, जो छोटे छोटे केंद्र थे और प्रत्येक केंद्रों में लगभग 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से ज़्यादा थी, जबकि 1 लाख से अधिक विद्यालय थे और इन पाठशालाओं में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। लेकिन फिर भी इनमें पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी यानी 20 लाख से अधिक थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। ऐसी कई पाठशालाएं ऐसी थी, बहुत सारी पाठशालाएं जो स्वयं गुरु के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था उस समय। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। सॉरी, जो आज पाठशालाओं में हम लोग देखते हैं उस समय भी इसमें से आज के समय की बहुत सारी चीज़ें उस समय की भी पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस उस समय निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। पहले बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी
दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय 1830 के दशक के समय बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। उनके माँ बाप की जो आमदनी होती थी उसी हिसाब से उस समय बच्चों की फीस तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। उस समय लिखित शिक्षा नहीं होती थी, मौखिक रूप से ही गुरु उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे मौखिक रूप से। लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, ना ही कापियाँ थी। ऐसी कोई भी चीज़ें लिखने वाली उस समय नहीं थी। और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है उस समय गुरु ही ये तय करते थे। विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से उनको गुरु ही तय करते थे कि क्या पढ़ाना है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, एक ही कक्षा में बिठाया जाता था सभी को, और सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। जब फसलें तैयार हो जाती थी, जब उसमें खेती में श्रम की आवश्यकता होती थी, कटाई की या बुआई की आवश्यकता होती थी, खेत में जब काम आता था, तो उस समय कक्षाएं पाठशालाएं बंद हो जाती थी और बच्चे सारे खेत में काम करने जाते थे। क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर लेते थे। उस समय जो साधारण कमज़ोर वर्ग से आते थे, जिनके बच्चे खेतों में काम करते थे, उनके बच्चे भी इस तरीके की पढ़ाई लचीली व्यवस्था के कारण वो लोग भी पढ़ लेते थे। कमज़ोर वर्ग के भी बच्चे पढ़ लेते थे। नई दिनचर्या, नए नियम हम लोग देखते हैं। इस तरह से ये दिनचर्या बदली और नए नियम क्या लागू किए गए, इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 19वीं सदी के मध्य तक की बात करें तो 1850 19वीं सदी का मध्य आता है। तो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान, ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। कंपनी किसी भी स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। कंपनी ने जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनमें ज़्यादा कभी दखल नहीं दिया। 1854 के बाद 1854 के बाद कंपनी ने 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। 1854 के बाद की बात करें तो कंपनी ने यह फैसला लिया कि देसी शिक्षा में सुधार लाया जाएगा, और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। कंपनी चाहती थी कि नई दिनचर्या और नए नियम इन पर लागू हों और नियमित रूप से इन पाठशालाओं का निरीक्षण हो और व्यवस्थित करना चाहती थी इस तरीके से। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसके लिए कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 विद्यालयों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। 4 से 5 स्कूलों को प्रत्येक पंडितों को सौंप दिया गया कि 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा इनको सौंपा गया, और पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया था कि
वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें, ऐसा विद्यार्थियों से कहा गया। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो इन नए नियमों के अनुसार जो पाठशालाएं चली उनको सरकारी अनुदान दिया जाने लगा और जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। जो सरकारी नियम बनाए गए थे उनके हिसाब से जो विद्यालय चले उनको सरकारी अनुदान मिला और वे आगे बढ़े, परंतु जिन लोगों ने, जिन गुरुओं ने या जिन पाठशालाओं ने इन नियमों का पालन नहीं किया उन्हें सरकारी सहायता भी नहीं मिले और धीरे धीरे वे पाठशालाएं सरकारी नियमों का पालन करने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर होने लगे। नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी। नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में जाना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था उस समय, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है, ऐसी अनुशासनहीनता की श्रेणी में बच्चों को माना जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। जो पाश्चात्य सभ्यता से जो कुछ लोग प्रभावित थे यूरोप की शिक्षा से, ऐसे कुछ भारतीय थे जो मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा के, यूरोपीय शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी इनके पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। आगे देखते हैं हम लोग उनका क्या कहना था। इन लोगों का, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ऐसा महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा, जिन लोगों, जो भारत की औपनिवेशिक सत्ता है जिसकी, उसकी शिक्षा ने, यानी यूरोपीय शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों को पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक यानी महात्मा गांधी के मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे
शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों से यह आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। महात्मा गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में, अर्थात महात्मा गांधी की राय में, केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन है, यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं और यहाँ पे महात्मा गांधी को दिखाया गया है और कस्तूरबा गांधी की कुछ लड़कियों को दिखाया गया है। इनके साथ में 1940 का चित्र है, ये 1940 का चित्र जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को एक साथ दिखाया गया है, क्योंकि यूरोपीय शिक्षा के महात्मा गांधी बिल्कुल ही विरुद्ध थे और रविंद्रनाथ टैगोर अच्छी शिक्षा के पक्षधर थे। ये इनका मानना था कि चाहे वो यूरोपीय शिक्षा हो या भारतीय शिक्षा हो, तो दोनों का समन्वय रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा और यूरोप की भी शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा थी, उसके भी पक्षधर थे, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। एक स्रोत 3 दिया गया है, ये स्रोत 3 है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 72 पृष्ठ 79 का चित्र है, स्रोत दिया गया है, वहाँ से लिया गया है। महात्मा गांधी ने लिखा था, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। इस पर महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। महात्मा गांधी का मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने लिखा है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे प्रचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर भिन्न हो। यहाँ पे एक शांति निकेतन का चित्र दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन का चित्र है। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक, आसपास का माहौल, पेड़ पौधे हैं और चारों तरफ पेड़ और खुली हवा है। टैगोर का शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति
निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। ये इम्पॉर्टेंट है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और कब किया था? तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वह वहाँ उनका यानी स्कूल में टैगोर का दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल अनुभवों के कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। उनके अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझता हो शिक्षक, और उनके अर्थात बच्चों के अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें, ऐसे शिक्षक होने चाहिए इनके अनुसार। और टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 मीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। शांति निकेतन की स्थापना कहाँ किया था? तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। वहाँ पे अपना स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला किया और उन्होंने अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने यह जगह निर्मल शांति से भरी अर्थात शांति निकेतन उन्हें दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे। बहुत सारे मामलों में रविन्द्रनाथ और महात्मा गांधी एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। महात्मा गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों की प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे महात्मा गांधी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारक संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने में लगे थे।
तो यहाँ पे एक स्कूल का चित्र भी उस समय का दिखाया गया है। एक प्रश्न उत्तर दिया गया है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो विलियम जोन्स क्या थे? विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों के का सम्मान करते थे, प्राचीन संस्कृतियों को बनाए रखना चाहते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देना चाहते थे। इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना किया है 1901 ईस्वी में। और टॉमस मैकाले की बात करें तो टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहते थे। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं उस समय जो चलाते थे, पाठशालाएं उस समय गुरु चलाते थे। सही गलत का निशान लगाने के लिए दिया गया है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। प्राच्यवादियों यानी कि प्राचीन सभ्यता को जो बनाए रखने चाहते थे उसके घोर आलोचक थे। तो हाँ, ये सही है, उसके घोर आलोचक थे। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये भी सही है, उसमें जोर दिया गया था। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, इसके तो घोर विरोधी थे। ये गलत है, ऐसा नहीं चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहते थे प्राकृतिक वातावरण में, उन्हें अपने आप सीखने के लिए। साथियों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।